दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए, इजराइल की धरती पर कदम रख रहे थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा एप्स्टीन फाइल को लेकर, एप्स्टीन फाइल के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कई नए खुलासे कर रहे थे। अब चूंकि पवन खेड़ा खुलासे कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन उन आरोपों के पीछे जो सबूत और डॉक्यूमेंट पेश कर रही है वो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के आदेश से एप्स्टीन फाइल के रूप में मौजूद है। एप्स्टीन कौन है, क्या है, इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि एप्स्टीन एक यौन अपराधी था और एप्स्टीन ने दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तय करने की दिशा में एक लॉबिस्ट की भूमिका तो नहीं निभा रहा था। इसको लेकर बहस का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच भारत सरकार यदि एप्स्टीन के सामने झुकती हुई नजर आई, भारत सरकार यदि एप्स्टीन का इस्तेमाल करती हुई नजर आई, या इसको उलट कर कहें तो एप्स्टीन के द्वारा इस्तेमाल होती हुई नजर आई, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि फिर भारत में विदेश मंत्रालय की क्या जरूरत थी। क्या भारत में विदेश मंत्रालय का दफ्तर बंद कर देना चाहिए और एप्स्टीन जैसों के हवाले ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कर दिया जाना चाहिए? महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा हुआ है कि चाहे नेता हो या उद्योगपति, सिस्टम पर काबिज व्यक्ति हो या कॉरपोरेट पर काबिज व्यक्ति, क्या गुजरात लॉबी एप्स्टीन लॉबी के दबाव में है? क्या एप्स्टीन लॉबी ही गुजरात लॉबी को चला रही है? क्योंकि जिस प्रकार के खुलासे सामने आ रहे हैं, उन खुलासों पर यदि गौर करें तो चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री या नरेंद्र मोदी के दौरों को फिक्स कराने वाले लोग, कई सारे महत्वपूर्ण सवाल एप्स्टीन फाइल के हवाले से खड़े हो रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें एक एंगल इजराइल का भी है, एक एंगल इजराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एहुड बराक का भी जुड़ रहा है, तो एक एंगल नरेंद्र मोदी के दौरे का और नरेंद्र मोदी के जिक्र का भी हो रहा है। तो इन सब में अनिल अंबानी तो भारत का बाजार ही खोल देने की बात कर रहे हैं। सवाल है कि अनिल अंबानी को क्या जनता ने अधिकार दिया कि वो भारत का बाजार खोले? एक एक कर चर्चा के पहले हम संक्षेप में सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरह का जिक्र मौजूदा दौर में हो रहा है। और उस जिक्र के पहले यह बताना जरूरी है कि 2020 से 2024 के दरमियान भारत ने जितने सौदे किए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जितने रक्षा क्षेत्र में जितने आयात भारत ने किए, तकरीबन 1/3 उसका इजराइल से हुआ। यानी इजराइल से दोस्ती भारत की प्रगाढ़ होती चली गई, जबकि शुरू से भारत की यह मान्यता रही है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन यानी दो राष्ट्रों के सिद्धांत में यकीन रखता है कि मध्य पूर्व में वहां एक नहीं बल्कि दो राष्ट्रों का अस्तित्व है और दोनों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की वकालत करता है। सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया देख रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान को चीन का समर्थन हासिल होने की बातें सामने आ रही है, तो क्या इजराइल भारत के पक्ष में खड़ा नजर आया? क्या भारत चीन सीमा विवाद के दरमियान किसी भी मोर्चे पर खुलकर भारत के पक्ष में बोलने का काम इजराइल ने किया? ये सारे सवाल अपनी जगह, लेकिन इजराइल जिसके डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर, जिसके रक्षा उत्पादों को लेकर यूरोप के कई देशों में अलग अलग तरीके से चिंताएं व्यक्त की जाती है, सवाल यह है कि भारत इजराइल के प्रति इतना प्यार दिखाता हुआ क्यों नजर आ रहा है? इजराइल के साथ संबंधों के हम भी हिमायती हैं। इजराइल के साथ या दुनिया के किसी भी देश के साथ संबंधों को का हर देश हिमायती है कि हर देश के साथ सबके मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए, लेकिन मैत्रीपूर्ण संबंधों की कीमत और क्या उसका बाजार जेफरी एप्स्टीन टाइप लोग तय करेंगे? एक बड़ा महत्वपूर्ण वाकया सामने आया है जेफरी एप्स्टीन फाइल को लेकर के, जिससे कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी हो गया है कि क्या गुजरात लॉबी एप्स्टीन लॉबी के दबाव में है? कहां से इसका सिरा जुड़ता है? आइए पहले उसकी चर्चा, उस एप्स्टीन फाइल के डॉक्यूमेंट्स और मेल की चर्चा यदि करें तो संक्षेप में मैं आपको बताता चलूं कि 4 फरवरी 2017 को हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिलने का समय मांगते हैं। अब ये बात सभी जानते हैं कि 14 से 17 के बीच में एप्स्टीन और हरदीप पुरी के बीच संवाद हुआ है। ये एप्स्टीन फाइल कह रही है, हम नहीं कह रहे। लेकिन 4 फरवरी 2017 को समय मांगते हैं, 6 फरवरी को मिलने का समय तय हो जाता है।
23 फरवरी 2017 को अनिल अंबानी और एप्स्टीन की मुलाकात होती है। 23 फरवरी को एप्स्टीन अनिल अंबानी को मेल लिखता है और एहुद बराक से मिलवाने की बात करता है। ये एहुद बराक इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 2 मार्च को अनिल अंबानी एप्स्टीन को लिखते हैं कि भारत को व्हाइट हाउस में से कैसे संबंध रखने चाहिए। एप्स्टीन को अनिल अंबानी कहते हैं उन्हें भारत का बाजार देंगे। जी हां, एप्स्टीन को अनिल अंबानी कह रहे हैं भारत का बाजार देंगे। और अनिल अंबानी एहुड बराक को लिखते हैं कि भारत की भूमिका रक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकती है। क्या अनिल अंबानी भारत के रक्षा मंत्री हैं? क्या अनिल अंबानी को भारत सरकार ने अपना डिफेंस एक्सपर्ट बना करके दुनिया के सामने पेश किया है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या इस देश को मौजूदा समय में कॉरपोरेट चला रहा है और एप्स्टीन फाइल के डॉक्यूमेंट से इसकी पुष्टि हो रही है। और इन सब के बीच अनिल अंबानी जो अगली महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि 16 मार्च को अनिल अंबानी एप्स्टीन को लिखते हैं कि मैं दिल्ली में हूं। 16 मार्च 2017 को वो लिखते हैं कि वो दिल्ली में है। डोनाल्ड ट्रंप और बाकी सारे मामलों का भी जिक्र करते हैं, लेकिन कहीं भी इसमें भारत के विदेश मंत्रालय का कोई जिक्र नहीं हो रहा। और इन सब बातों का खुलासा आज पवन खेड़ा ने किया है। पवन खेड़ा ने आज क्या कहा है, जरा इसे सुन लीजिए। 23 फरवरी 2017 को जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को लिखते हैं, इन द ईमेल आई सेंट यू एहुद बराक्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इन माई एक्सपीरियंस अ लेवल अबव द रेस्ट। एहुद बराक का परिचय जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी से करवाते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, नंबर 1, हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिलते हैं। मिलने की उस मुलाकात के तुरंत बाद एप्स्टीन अनिल अंबानी को ढूंढते हैं। अनिल अंबानी से मुलाकात होती है। फिर एप्स्टीन अनिल अंबानी को ईमेल के माध्यम से एहुद बराक, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के, उनसे मिलवाते हैं। अब आ जाइए साहब 2017 के 1 महीना और आगे बढ़े। 2 मार्च को अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 3:11 पे एक मेल भेजते हैं। विल नीड योर गाइडेंस ऑन डीलिंग विद व्हाइट हाउस फॉर इंडियाज रिलेशनशिप एंड डिफेंस कोऑपरेशन। ये किसके बिहाफ पे लिखा जा रहा है? अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 2 मार्च 2017 को लिखते हैं कि मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए कि भारत व्हाइट हाउस से अपने रिश्ते कैसे रखेगा और किस तरह की डिफेंस कोऑपरेशन भारत और अमेरिका में हो सकती है। इस पे मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। अनिल अंबानी लिख रहे हैं 2 मार्च को 2017 को जेफरी एप्स्टीन को। स्पष्ट है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों के दिमाग में? क्योंकि काफी तारीखें हैं, काफी मेल्स हैं। क्लियर? अब जेफरी एप्स्टीन उसका जवाब देते हैं 1 मिनट के बाद, 3:12। इंटरेस्टिंग। रिमेंबर, what are you willing to give? No ideology needed. Tit for tat. कि बोले बढ़िया, वेरी गुड। अब ये बताइए आप हमें क्या दे सकते हैं? इसमें कोई विचारधारा की जरूरत नहीं है। एक हाथ दे, एक हाथ ले। ये जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को सीधी सीधी बात कर रहे हैं, खरी खरी बात कर रहे हैं। 3:14, 1-2 मिनट के गैप में अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, इंडियन मार्केट वॉट एवर वर्क्स, पूरा भारत का बाजार खोल देंगे, जो भी आपको चाहिए दे देंगे। इंडियन मार्केट वॉट एवर वर्क्स, ये 4 शब्दों की मेल है अनिल अंबानी की जेफरी एप्स्टीन को 3:14। तो सुना आपने, भारत का बाजार मुहैया कराने की बात अनिल अंबानी कर रहे हैं। यह बेहद गंभीर बात है कि इस देश का बाजार, जिसमें नियामक भी है, जिसमें छोटे उपभोक्ता भी हैं, छोटे व्यवसायी भी हैं, और इस देश का पूरा व्यावसायिक स्ट्रक्चर जिससे जुड़ा हुआ है, उसे एक व्यक्ति किसी के हवाले करने की बात कर रहा है। क्या इस देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हो रहा है? इन तमाम सवालों पर, और एप्स्टीन क्या वाकई एप्स्टीन या उसकी लॉबी पूरी तरह से भारत के सिस्टम के ऊपर हावी हो चुकी है? पवन खेड़ा के इन आरोपों पर और एप्स्टीन के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो गंभीर बातें सामने आ रही है, इन सब के ऊपर हम चर्चा के लिए चलेंगे एक ऐसे जाने माने वकील के पास जिनकी एक लंबी पहचान रही है। दुनिया का सबसे बड़ा मानहानि का मुकदमा उन्होंने लड़ा है, और वो भी राम जेठमलानी के सामने, और उन्हें कॉम्प्रोमाइज के लिए मजबूर किया। भारत की लीगल हिस्ट्री में, बार एसोसिएशन की हिस्ट्री में 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जी हां 3 बार
बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी बनने वाले वो इकलौते व्यक्ति हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका में मौजूद जाने माने वकील अशोक अरोड़ा की। तो चलते हैं सीधे अशोक अरोड़ा जी के पास। अशोक अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर। थैंक यू। और जिस प्रकार का खुलासा आज एप्स्टीन फाइल के हवाले से हुआ है, एक तरफ प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है यह रिश्ता क्या कहलाता है? एप्स्टीन लॉबी किस प्रकार से हावी होने की कोशिश कर रही है और एक उद्योगपति ये कह रहा है कि भारत का बाजार हवाले कर देंगे, उसे ये हैसियत किसने प्रदान की है? अभिषेक, हमारे कानून में सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों साल पहले से और आज तक का यही लॉ है कि जो कंस्पिरेसी होती है, जो क्राइम होता है कंस्पिरेसी में, जब कुछ दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके क्राइम करते हैं, उसको जी रूपरेखा उसकी बनाते हैं, तो उसका डायरेक्ट एविडेंस कई बार नहीं होता है। तो कोर्ट कहती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस, फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ, आपको तथ्यों के आधार पे सामने दिख जाता है जी। तो डायरेक्ट एविडेंस की जरूरत नहीं है। इस केस में तो डायरेक्ट एविडेंस है। आपने ये बड़ा सुंदर सवाल पूछा कि अनिल अंबानी को किसने अख्तियार किया। ये कोई भी कह सकता है। कल को सरकार के लोग कह सकते हैं हमें तो पता ही नहीं कौन है अनिल अंबानी, हमने उसको छापे मार रहे हैं उस पर। ये जो नूरा कुश्ती चल रही थी, नकली कुश्ती, अनिल अंबानी के घर छापे और इधर उधर, ये सब ड्रामा क्या हो रहा था? ये ड्रामा यही हो रहा था बताने के लिए कि हम तो अनिल अंबानी के खिलाफ हैं, हम तो उसके यहाँ छापे मार रहे हैं। लेकिन अधिकार किसने दिया? जो 56 इंच वाले ये कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन्होंने तो पूरा देश ही बेच दिया है। ये अधिकार प्रधानमंत्री ने दिया है। किसने दिया? ये रिटर्न अधिकार दिया है। मैं आपको साबित कर देता हूं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेस पे साबित कर देता हूं कि सर्कमस्टांस उसी अनिल अंबानी को किसने दिया था? HAL, जो देश की सबसे मशहूर, देश की सबसे ऑथेंटिक, देश की विश्वसनीय जो HAL थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL को हटा के एक प्राइवेट व्यक्ति को राफेल का 30,000 करोड़ का ठेका किसने दिया था? प्रधानमंत्री ने तो दिया था। सरकार कौन है? सरकार का CEO कौन है? आपने बताया मैं CEO था, तो मेरी जिम्मेवारी थी ना सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा था उस टाइम, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां भी मैं CEO था, तो जिम्मेवारी मेरी बनती है। ये भी एक कानून है, हम दोस्तों को सबको समझना चाहिए कि जब कोई कानून तोड़ा जाता है, कोई कसूर होता है किसी संस्था के द्वारा, आप कहें भारत सरकार ने जुल्म किया, तो भारत सरकार में कोई कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी या पार्लियामेंट बिल्डिंग को थोड़ी अंदर करोगे। भारत सरकार ने अगर जुल्म किया है तो आप देखोगे कि उस टाइम भारत सरकार का CEO कौन था? जी, प्रधानमंत्री CEO होता है। तो प्रधानमंत्री ने देश को बेचा। जब राफेल का ठेका अनिल अंबानी को दिया तो प्रधानमंत्री ने उसको बेचा। तो वही अनिल अंबानी आपकी बात कर रहा है। नहीं, इसमें कई सारे और सवाल जुड़ रहे हैं अशोक अरोड़ा जी। मैथमेटिक्स, तभी मैं कह रहा हूं इसमें तो डायरेक्ट एविडेंस है, इसमें इनको कोई नहीं बचा सकता है। कई सारे और सवाल इसमें जुड़ रहे हैं। सवाल नंबर 1 इसमें यह है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई यहाँ पर न थियोक्रेसी है और न ही किसी प्रकार के क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए संवैधानिक रूप से कोई जगह है। राइट। हमने, इस देश की जनता ने, 140 करोड़ लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना, देश की सत्ता सौंपी। एक तरफ सत्ता नरेंद्र मोदी को दी है तो विपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस को दी है, यानी इस सिस्टम का हिस्सा दोनों को बनाया है। राइट। अब सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी ने हमारे द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया। जिस दौर की यह घटना है उस दौर में अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया, मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया, कुछ दिनों तक निर्मला सीतारमण भी रक्षा मंत्री रही, और आज की तारीख में भी हमारे देश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सवाल यह है कि इस देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सौदे की बात होगी, रक्षा संबंधी सौदे की बात होगी तो रक्षा मंत्री जाएगा, जरूरत पड़ेगी विदेश मंत्री जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो डिफेंस के जो एक्सपर्ट लोग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, वो सारे लोग जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो सिस्टम का हिस्सा है वो लोग जाएंगे। लेकिन बात कर रहे हैं अनिल अंबानी,
बात कर रहे हैं एहुद बराक के हवाले से, बात कर रहा है जेफरी एप्स्टीन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बदनाम व्यक्ति है। अब सवाल उठता है कि मौजूदा दौर में हम एक ऐसे दौर में तो नहीं पहुंच गए हैं जहां हमारी पूरी सत्ता, जो राहुल गांधी का आरोप है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, क्या वाकई हमारी पूरी सत्ता कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है? कॉम्प्रोमाइज खाली नहीं है, बेच दिया इन्होंने देश को। मैं यही कह रहा हूं, अगर आप हरदीप पुरी को मंत्री बना देते हो, मैं वही तो कह रहा हूं, प्रधानमंत्री अनिल अंबानी और हरदीप पुरी तीनों की अगर ये आप देखो जो भी सीक्वेंस है, इससे ये तीनों की कंस्पिरेसी प्रूव हो जाती है। इसमें कोई और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना कि हमाम में सभी नंगे हैं, ये बाजार में नंगे हैं, हमाम में नंगे नहीं है। ये पहला हम बचपन से शुरू आ रहा था कि हमाम में सभी नंगे हैं, मतलब जो हमाम में एक साथ नहा रहे हैं वो नंगे हैं। यहाँ तो बाजार में नंगे हैं, ये सड़कों पे नंगे हैं, ईमेल्स में नंगे हैं जी। अमेरिका में, दूसरे देशों में जो ये सारा इनका जो प्रूफ आया है, तो दिस इज एज गुड एज मैथमेटिक्स नाउ। आप उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उससे डील कर रहा था, उसको आप मंत्री बना देते हो जी। अनिल अंबानी जो डील कर रहा था उसको आप ठेका दे देते हो जी। तो ये तो सामने एविडेंस आ गया ना। आपकी बात ठीक है, वो तो नकली इन्होंने बना दिया, कोई डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, कोई फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, वो सारे प्यादे हैं, ये सारे मंत्री प्यादे हैं, जो जिसको जहां चाहता है सीईओ हमारा वो बिठा देता है। आप वहां बयान दे दो, आप यहां बयान दे दो, आप वहां इनॉग्रेट कर दो, ये किसी प्यादे का कोई अपना, आप ये समझ लो, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है किसी भी, ये सारे प्यादे हैं। दीज आर ऑल पॉन्स, ये चेस गेम में सारे प्यादे हैं जिसको वो जहां बिठा देते हैं। और आप एप्स्टीन की बात करो, एप्स्टीन क्या है? हमारे देश में एप्स्टीन के बाप बैठे हैं, जिन सबके साथ ये प्रधानमंत्री देखे गए, जिस सबको आज तक फेवर मिल रही है। क्या राम रहीम, क्या जग्गी, बापू आसाराम के साथ जफ्फियां डालते मिलते थे, ये तो एप्स्टीन के बाप से मिलते रहे। एप्स्टीन तो छोटा, मैं बताऊं, एप्स्टीन तो चलो वो आप कोई कहते दलाल था, कोई कहता था फिक्सर था, कोई कहता था लॉबिस्ट था। यहाँ तो जो लोग देश में, लाखों लोग ऐसे लोग हैं जिनके स्वामी, जिनके लाखों अनुयायी हैं, जो लोगों के सेंटीमेंट से खेल रहे हैं, वो ये काम करते थे। उनके यहाँ प्रधान सेवक का आना जाना है, तो ये तो ओपनली मिलते रहे हैं ना एप्स्टीन के बाप से। इसलिए इनके लिए मेरे को कोई अचंबा नहीं है, मेरे को तो इतना भी अचंबा नहीं है कि ये क्यों एप्स्टीन के पास अपने दलालों को क्यों भेज रहे थे। ये दलाल भेज रहे थे, ये दलाल साबित हो गए हैं। अभी इसीलिए आपने डेफेमेशन की अच्छी बात कर दी, करें ये डेफेमेशन फाइल, इनके बाप भी नहीं कर सकता। ये लोग बिल्कुल, इन्होंने ऐसे देश को बेचा है, इन तीन लोगों ने मिलके ऐसे बेचा है कि बिल्कुल कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई मंत्रिमंडल नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है। आप ये देखिए, वो जो बिरला, आपने कनेक्टेड है इससे, आप कह रहे हो कि कौन चला रहा है, बिरला जो है वहां पे, वो आम ओपोजिशन को बोलने नहीं देते हैं। लेकिन बिरला ये नहीं कहते कि आप नारी क्या लगा रहे हो, कोई मोदी मोदी मोदी, वो पूछता नहीं है कौन सी पार्लियामेंट्री का ये है, ये नारा किसके लिए लगा रहे हो, आप चुप क्यों नहीं करते हो जी। तो कोई ना, कोई पार्लियामेंट है ना, कोई डेमोक्रेसी है, और ये ना कोई बेचूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, उसका टोटल ऑपोजिट पूरा देश बेच दिया है। जो आपने अभिषेक, तभी मैं कहता हूँ आप वकील होते तो बहुत तगड़ी वकालत चलती। आपने 3 लाइन में सारा साबित कर दिया है। कोई भी कोर्ट आपकी 3 लाइन सुन के आपके फेवर में जजमेंट दे देगी कि ये प्रधानमंत्री और अनिल अंबानी और हरदीप पुरी, ये सब मिलके एक ऐसे घिनौने यौन अपराधी के थ्रू दलाली कर रहे थे, जिससे इन्होंने लोकतंत्र को भी बेच दिया, लोकतंत्र संविधान का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, जला दिया संविधान को जी। और 145 करोड़ जनता के विश्वास का विश्वासघात किया इन्होंने। विश्वास, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है अरोड़ा साहब, सवाल दरअसल ये है कि कहा जाता है पिछले 10 सालों से एक जुमला चलता है, 10-12 सालों से, कि इस देश को गुजरात लॉबी चला रही है। बिल्कुल, आमतौर पर लोग जिक्र करते हैं कि गुजरात से आए हुए ब्यूरोक्रेट जो पीएमओ में भरे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद गुजरात से आते हैं। इसके साथ साथ जिस उद्योगपति का नाम आ रहा है वो भी मूल रूप से गुजरात के ही रहने वाले हैं। गुजरात वाले का जिक्र बेच रहे हैं, 2 गुजरात वाले खरीद रहे हैं जी। वो तो जुमला इस देश में चर्चित है, गुजराती खरीद रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या गुजरात लॉबी ही कंप्रोमाइज क्यों हो गई है मौजूदा दौर में?
क्योंकि सिस्टम के अंदर गुजरात लॉबी हावी। आप देखिए जहां जाइए, बिहार के अंदर भी बड़े बड़े ठेके मिल रहे हैं गुजरात के लोगों को। सारा ही देश ये बेच दिया ना, मैं यही तो कह रहा हूं। 1 रुपए में बड़े उद्योगपति को कई 100 एकड़ जमीन मिल गई है थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए, कहा जा रहा है। अब 1 रुपए में, खैर वो विषयांतर हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो स्थितियां हैं, आपको नहीं लगता कि मौजूदा दौर में आखिर किसको बचाने, किसको खपाने, किस रहस्य पर पर्दा डालने के लिए आखिर इतनी बड़ी डील और इतनी बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही है कि जहां जो हो जाए, चाहे ट्रंप के सामने झुकना हो, चाहे इजराइल के साथ सौदा हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे टैरिफ का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान के साथ संबंधों का मुद्दा हो, चाहे ईरान के साथ संबंधों का मुद्दा हो, हर जगह यह दिख रहा है कि जो भारत की स्थापित विदेश नीति रही है, जो भारत की स्थापित आर्थिक नीति रही है, 1991 के बाद जब विदेश नीति और आर्थिक नीति के बीच में अप्रत्यक्ष संबंध प्रत्यक्ष होने शुरू हुए, डायरेक्ट होने शुरू हुए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अर्थतंत्र प्रमुखता से ऊपर आने लगा, आइडियलिज्म की जगह अर्थतंत्र ऊपर आने लगा। उस परिस्थिति में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर हो क्या रहा है इस देश में। जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। हो यही रहा है अभिषेक जी। संविधान में जो लिखा जाता है, प्रधानमंत्री बनता है सीईओ, सारा काम उसका होता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो एक, समझ लो, नॉमिनल हेड होता है या डेकोरेशन कह लो। प्रधानमंत्री की ये जिम्मेवारी है। पहली बात तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब ये पूरा देश बेचते हो, जो देश के साथ विश्वासघात हो गया, इसको कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर आम आदमी करता है तो उसकी सजा है 3 साल, लेकिन कोई सरकारी मुलाजिम बैंक का कर दे, 1 रुपए का भी आपने बैंक में जमा कराया और उसको कर दे, तो उसकी सजा लाइफ, क्योंकि वो आता है बैंक में, बैंक वाला चोरी कर लेगा। तो जब कोई सरकारी मुलाजिम जिस पे जनता ने विश्वास रखा है, जब वो विश्वासघात करता है तो उसकी सजा होती है 10 साल या लाइफ जी। तो अगर प्रधानमंत्री ने 150 करोड़ लोगों के विश्वास का विश्वासघात किया है, तो ये प्रधानमंत्री डिसाइड करें या जनता डिसाइड करे कि फिर कितने साल की होनी चाहिए। अगर 1 रुपए पे लाइफ हो सकती है तो 150 करोड़ लोगों का विश्वासघात आपने किया और रिकॉर्ड पे कर दिया। आपने तो कह दिया जुमले थे ये तो सब, और अब ये साबित हो गया कि सब जुमले थे। ये बिल्कुल साबित हो गया जो आप इलेक्शन कमीशन का भी खेल कह रहे हैं ना, जनता अब जान गई है। तो खन्ना की पिक्चर आई था, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब तो वोट भी नकली हो गया ना, इलेक्शन कमीशन नकली हो गया, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज दिया। तो इन्होंने डरा के धमका के सबकी फाइलें रख के अब ना इलेक्शन कमीशन बोलता है ना सुप्रीम कोर्ट बोलता है। अब दादागिरी पहले बेवकूफ बना के सरकार बना ली, सरकार बना के देश को बेच दिया। अब लोग वोट नहीं दे रहे तो वोट चोरी के आगे वोटर को आप सिलेक्ट कर रहे हो। अरोड़ा साहब, एक महत्वपूर्ण खुलासा और हुआ है। सॉरी, एक महत्वपूर्ण खुलासा और हुआ है जो पवन खेड़ा ने इसी के हवाले से, एप्स्टीन फाइल के हवाले से किया है। मोटे तौर पे कह सकते हैं कि पवन खेड़ा अगर नहीं भी बोलते, जो कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, वो नहीं भी बोलते, तब भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है एप्स्टीन फाइल में जी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने और क्या है, तो कोई भी देख सकता है उसको तो। जी, उन्होंने वो साफ साफ है कि 15 से 18 मई 2017 को फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास भारत आए थे, और ये बात अमेरिका, एप्स्टीन, नेतन्याहू और यहूद बराक को पसंद नहीं आई, और उन्होंने अपनी नाराजगी हरदीप पुरी से जाहिर की। जाहिर है उस वक्त हरदीप पुरी भारत सरकार का औपचारिक रूप से हिस्सा नहीं थे, लेकिन नाराजगी जाहिर की जा रही है हरदीप पुरी से। इसके बाद 25-26 जून 2017 को नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, और फिर 4-6 जुलाई 2017 को इजराइल गए। ये देखिए, नाराजगी जाहिर होने के बाद जब इजराइल के नेता भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अमेरिका की लीडरशिप भी कर रही है और एप्स्टीन भी कर रहा है, उसके बाद, और ये 15 से 18 मई की बात है, और 1 महीने बाद ही यानी 25-26 जून को मोदी अमेरिका जाते हैं, उसी 2017, महज 1 महीने बाद। और उस अमेरिका यात्रा खत्म होने के 10 दिनों के बाद ही 6 जुलाई 2017 को, सॉरी 4-6 जुलाई को प्रधानमंत्री इजराइल भी जाते हैं, और फिर उसके बाद 6 जुलाई 2017 को एप्स्टीन कतर के एक बिजनेसमैन जैबर वाई को लिखता है कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। दे हैड मेट a few weeks ago, it worked। आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि कुछ सप्ताह पहले जो मुलाकात हुई थी, अब उनके ट्यून पर भारत के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उनके इशारों पर प्रधानमंत्री के कदम पड़ रहे हैं, यानी कि ये इट वर्कड, अंत में कहता है, यानी कि ये डील पूरी तरह से मुकम्मल हुई। कौन सी डील थी? और इन सब को देख करके कांग्रेस पार्टी और पवन खेड़ा ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री रोबोट से चल रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस के आरोपों में दम है? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। संपत सरल कितने दिन से लिख रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, ये जिस खिलौने में चाबी भर देते हैं वो खिलौना नाचता रहता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के, मैं पवन खेड़ा की खाली बात नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट से साबित होता है कि हमारे प्रधानमंत्री में जो चाबी भरी जा रही थी वो कहां से भरी जा रही थी और किसके इशारों पे ये नाच रहे थे, आज तक नाच रहे हैं। मैं ये कहता हूँ हरदीप पुरी इन्हीं का तो दलाल था मैं कहता हूं, क्योंकि पोजीशन तो आप कह रहे हैं दलाल था, और हम लोग जानते हैं कि हरदीप पुरी भारत की प्रेस्टिजियस सर्विस भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। उसके बाद दलाल बन गए ना, यही तो मैं कह रहा हूं। आपने 2013 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, 2013 में वो उनकी सर्विस पूरी हुई, रिटायर हुए और शामिल हुए, दलाल बन गए। ये तो बहुत, मैं जो आप मेरे को कह रहे थे, मैंने शेडिंग मोडेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट केस हिंदुस्तान का डिफेंस डील का किया बोफोर्स में। आई वाज ए काउंसिल इन बोफोर्स, तो मेरे को वो सारी हिस्ट्री पता है कैसे कैसे डिफेंस डील्स होती थी। डिफेंस डील्स में हमेशा दलाल रहते हैं। दलाल ज्यादातर कौन होते हैं? जो रिटायर होके आते हैं ना आर्मी वाले और इधर से डिफेंस से इधर उधर, वो दलाल बन जाते हैं क्योंकि उनको अंदर की बात पता होती है। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आपके ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नौकरियां देते हैं? क्योंकि उनको अंदर की बात भी पता है, उनके संबंध भी है। तो अनिल अंबानी भी दलाली कर रहे थे और हरदीप पुरी भी दलाली कर रहे थे। लेट देम इशू मी नोटिस, बताएं कि वो किस हैसियत से काम कर रहे थे, कौन सी पोजीशन थी उनकी, ये बताएंगे। बर्डन इज ऑन देम। मैं 145 करोड़ के बिहाफ पे कह रहा हूं कि आप दलाली कर रहे थे, आप बताओ आप क्या कर रहे थे, आपकी क्या हैसियत थी? ये सवाल, माफ करना अभिषेक जी, ये हम इनसे पूछ रही है जनता। ये बताएं, कल आके जो कर रहे थे ना बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दलाल बताएं कि मैं दलाल नहीं था जी, मैं तो इंस्पेक्टर जनरल था डिफेंस का, मैं तो फॉरेन मिनिस्ट्री का ज्वाइंट सेक्रेटरी था, मैं तो डिफेंस मिनिस्टर था। ये बर्डन इज ऑन देम, जो हम कानून में कहते हैं बर्डन। नहीं, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, इसलिए मुझे लगता है कि चर्चा कर लेनी चाहिए। जब आप बोफोर्स के समय काउंसिल थे और बोफोर्स के पूरे मामले को हम देखते हैं, तो उस वक्त ये दिखता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वाकई कुछ हुआ होगा उसमें, मुझे नहीं पता कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ हुआ होता तब भी, या जो मामला चला तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो रही थी। किसके ऊपर? रक्षा सचिव एसके भटनागर। उसके साथ साथ नाम आ रहा था हिंदुजा ब्रदर्स का, और जिन भी लोगों का नाम आ रहा था, क्यू कनेक्शन की बात हो रही थी, ओटावियो क्वात्रो की, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो रही थी। जांच के दायरे में वो लोग आ रहे थे, सरकार कांग्रेस की हो या किसी पार्टी की हो। ऐसा नहीं था कि कोई बचाया जा रहा था। जब 2G का मामला सामने आया, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे ए राजा की मनमोहन सिंह सरकार ने गिरफ्तारी कराई। कॉमनवेल्थ का मामला सामने आया तो कांग्रेस के नेता सुरेश कलमाडी का नाम आया, गिरफ्तारी कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने कराई। राइट। इस सरकार में साफ दिख रहा है कि यहां तो इस्तीफे भी नहीं होते, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। अब जनता को आप दलाल की बात कर रहे हैं कि ये सारे लोगों को आप दलाल कह रहे हैं। सवाल है कि इस देश की जनता को जो मलाल है, वो मलाल क्या आप जिन्हें दलाल कह रहे हैं उन लोगों को है? उनको नहीं। देखिए, उनकी तो जिम्मेवारी नहीं है, दलाल की तो जिम्मेवारी होती नहीं है। जिम्मेवारी किसकी होती है? सीईओ की। वो किसकी दलाली कर रहे थे? हमारे सीईओ की, प्रधानमंत्री के बिहाफ पे कर रहे थे। तो जनता को जवाब इन लोगों ने, दोनों ने तो क्या देना है? ये तो बेशरम लोग हैं। जनता को चाहिए इनको बायकॉट करें। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं? वो लोकसभा में भी नहीं जाते, कहते हैं वो एमपीज आ जाएंगी, उनको काट देंगी, पता नहीं क्या कर देंगी। बिरला उनको डिफेंड करता है, वो बिरला कहता है अपनी सीट पे मत बैठना। प्रधानमंत्री जो लोकसभा पे अपनी सीट पे जाने से घबरा रहे हैं और जो कह रहे थे 56 इंच की होगी तभी देश चलेगा, वो कहाँ है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री 56 इंच कहाँ है? वो क्यों नहीं बयान देते हैं? ये तो बेशर्मों की, इनसे तो हम तवक्को नहीं करते। वो गालिब कहते हैं जब तवक्को ही उठ गई, इनसे नहीं हम तवक्को कर रहे हैं। ये तो बेशर्म लोग हैं। दलाल, दलाल की क्या रिस्पेक्ट होती है? दलाल तो दलाल है, पैसे कर रहा है, कमाल बना रहा है। लेकिन हमारे जो मस्तराम मस्ती में है, जिसको जनता ने, संविधान ने, जिसने शपथ खाई, पार्लियामेंट में जाके ऐसे सिर झुकाया और फिर उस पार्लियामेंट को भी उड़ा दिया
और उस पार्लियामेंट की जगह नई पार्लियामेंट बना दी, फिर संविधान के आगे सिर झुकाया, उस संविधान को भी आपने टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया है। और पार्लियामेंटेरियंस, आई एम टेलिंग यू, 99 at the cost, 99% of the parliamentarians of one party are totally compromised। वो बोलते ही नहीं है, सब प्यादे हैं। जी, आप कह रहे हैं नहीं बोलते हैं, है ही नहीं, ये प्यादे हैं। आप कहते हैं सर नहीं बोलते हैं। मैं फाइनल क्वेश्चन पर आ रहा हूं जी। अब इस देश के अंदर सरकारों की जो क्रेडिबिलिटी होती है, कहा जाता है कि सरकारें ताकत से नहीं चलती, सरकारें इच्छा शक्ति से चलती है, सरकारें विश्वसनीयता से चलती। राइट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एप्स्टीन फाइल में जिसका भी जिक्र हो रहा है, जिसका भी नाम आ रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी विश्वसनीयता पहले से ही गिर चुकी है या गंभीर रूप से सवालों के घेरे में आ गई है। तो मोटे तौर पर कहें तो नेतृत्व का इकबाल जब सवालों के घेरे में है, तो आज की तारीख में पूरी दुनिया के स्तर पर जो भारत के प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, हरदीप पुरी कैबिनेट में बने हुए हैं, अनिल अंबानी को लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आ रहा है और ये कोई नहीं बता रहा कि किसके बिहाफ पर, चाहे वित्त मंत्रालय का काम हो, चाहे विदेश मंत्रालय का काम हो, चाहे रक्षा मंत्रालय का काम हो, ये सारे काम इस तरह के लोग यदि कर रहे हैं और एप्स्टीन जैसा बदनाम आदमी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो फिर जब इकबाल के बिना ये सारी चीजें हो रही है, तो अब जनता के बीच सरकार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की संस्थाओं और देशों के बीच हमारी सरकार और इसके प्रतिनिधि भला कौन सा इकबाल लेकर जा रहे हैं? कोई इकबाल नहीं है इनका। एक सेकंड भी राइट नहीं है प्रधानमंत्री का स्टेज पे अपने उस पे रहना, एक सेकंड भी, मिनट नहीं मैं कह रहा, 1 second he has no right to continue। Prime Minister must resign। He has no other option on the face of all these allegations। तो पहले भी इतने कह रहे, उनको फर्क नहीं पड़ता ना। मैं वही कह रहा हूं, मेरी माँ कहती थी बेटा जब आदमी बेशर्म हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ बेशर्मी चल रही है, सरकार बेशर्मी की सरकार चल रही है। ये सरकार जो इकबाल, किसकी बात कर रहे हैं आप? इकबाल कहाँ है? वो कहता है दोस्तों से वफा की उम्मीद, किस जमाने की बात करते हो? तो वो इन सरकार से, इनसे इकबाल की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये लोग अब जो आपने सारे नाम ले दिए, बार बार हमें नाम, ये लोग बाजार में नंगे हैं, इंटरनेशनल बाजार में नंगे हैं। ये नेहरू को खड़े होकर गाली देते हैं। नेहरू के टाइम में अमेरिका रशिया दोनों रिस्पेक्ट करते थे जी। ये नॉन अलाइंड पॉलिसी थी। नॉन अलाइंड पॉलिसी के तहत अमेरिका और रशिया ने, दोनों कंट्रीज ने हमेशा इंडिया की रिस्पेक्ट की है। वो स्ट्रेटेजिकली कभी अमेरिका कितना साथ वो डिफरेंट बात है। कभी अमेरिका ने देश की इंसल्ट नहीं की है। ओबामा तो यहां तक कह गए कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं दुनिया सुनती है। जी, G20 की मीटिंग में बोले। आप ये देखिए, ये वो रिकॉर्ड है। और इंदिरा गांधी की शान से निकल के आ गई थी कि हम डिसाइड करेंगे महाराज, आप नहीं करोगे। और आज तो महाराज बिल्कुल साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बाजार में, मैं बार बार ये बाजार में नंगे हैं, इनको कोई शर्म नहीं है, इनसे कोई रेजिग्नेशन की आप तवक्को नहीं कर सकते। जनता जब तक सड़कों पे आके, जो वो मैं कहता था, जब गधे पे मुंह काला करके गधे पे घुमाने वाले लोग हैं, ये सारे, वोट तो बहुत दूर की बात है, ये सारे लोग जिनके नाम हमने लिए हैं, इन सब पे हम नाम नहीं ले रहे, लेट इट बी इंटरप्रेटेड। ये सब लोग ऐसे हैं जिनके मुंह काले करके गधे पे इनको घुमाना चाहिए शहर। ये जो महाराज कहते थे ना, मैं 60 दिन में आ जाऊंगा चौराहे पे, अब वो चौराहे पे जाएं। वो तो लोकसभा में ही नहीं आते, तो कहाँ जाएंगे आप? देखिए, उनको तो खुद को अंदर का तो पता ही है ना। अंदर, आप इकबाल की बात कर रहे हो, जो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ये सामने साबित हो गया आज। जब लोकसभा के स्पीकर ही कह रहे हैं, आप एक्सक्यूज ले रहे हो कि आप मत आना महाराज, यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? लोकसभा में क्या हो जाएगा? आप देश को क्या बचाओगे? आप लोकसभा में अपनी सीट पे जाके अपने आप को सेफ समझते नहीं हो। और आप वो संरक्षक खुद ही है। लोकसभा के संरक्षक और संसद भवन की पूरी बिल्डिंग के अंदर वो SHO की भूमिका में भी होते हैं। बताओ, ये देखो ना आप, वो कहते हैं कि मैं लोकसभा अपनी सीट पे नहीं जाता। वो स्पीकर ही कह रहा है, जो इंचार्ज है वहां का, जो मॉनिटर है, मॉनिटर कह रहा है मेरी क्लास में मत आना भैया। आप सोचो देश का हो क्या रहा है अभिषेक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हंसी भी आती है और रोना भी आता है। मतलब हंसी तो इनके कैरेक्टर पे आती है, रोना आता है। आप कहाँ ले आए हो? आप बताइए, 56 में लिखा, 1956, वो जो प्यासा में साहिर ने लिखा, जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये बाजार गलियां दिखाओ,
जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है? वो तो नेहरू गांधी जी। पटेल तो चले गए, जिन्हें नाज है वो तो चले गए, वो तो आज गाली खा रहे हैं। और जिन्होंने बेड़ा गर्क किया, देश का नाम मिट्टी में डुबो दिया, वो आज छाती लेके घूम रहे हैं। वो बिल्कुल 30-30 बिल्कुल, हजार आप अरोड़ा साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक पुराना वाकया, पुरानी कहावत एक चलती है कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। बिल्कुल, जहां बहुत तक सुंदर मेरी बात, समझदारी है, बहुत लोक सुंदर लाज, लोक लाज और जेफरी एप्स्टीन ये दोनों साथ नहीं चल सकते। और मैं तो तभी दोनों कहा था एक तरह जेफरी से, के, ये यहाँ ये जेफरी उसके एप्स्टीन के बापों से मिल रहे थे ना, ये जी जग्गी और बापूराम और राम रहीम, ये तो एप्स्टीन के बाप है ना। जी एप्स्टीन बेचारा क्या बिल्कुल था? सही कह रहे हैं। समय समाप्त हो रहा है अरोड़ा साहब। तो बस मैं एक लोकतंत्र लोक करेक्शन लाज से जरूर मैं चलता है, करूंगा और अभिषेक लोक जी, लाज क्योंकि के बीच में हाँ, जेफरी एप्स्टीन कहीं नहीं आता। जेफरी एप्स्टीन और लोक लाज दोनों साथ नहीं चल सकते। लेकिन मौजूदा दौर में भारत के अंदर लोकतंत्र भी है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते और डील के लिए जेफरी एप्स्टीन की एप्स्टीन फाइल के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन का इस्तेमाल भी हो रहा है। और इस इस्तेमाल में जिस मंत्री का नाम, जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, वो बाद में जाकर मोदी सरकार में मंत्री भी बन जा रहा है। और जिस उद्योगपति का नाम आ रहा है, उस उद्योगपति को सरकार डिफेंस प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में एक बहुत बड़ी डील का ठेका भी दे रही है। तो कहीं ना कहीं दाल ही काली है, या दाल में कुछ काला है, दाल ये टोटल सवाल। काली है, दाल ही काली है। मैं एक चलिए, आप करेक्शन कह और रहे हैं दाल ही काली है, लेकिन मैं एक अपनी तरफ से ये सवाल अपने दर्शकों दर्शकों के के लिए छोड़ता हूं कि क्या मैं वाकई दाल काली है या दाल में कुछ काला है। एक करेक्शन इस मैं कर दूं तो, क्योंकि मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब जी गलत, आपकी गलत बयानी नहीं हो दीजिए। जो आप कहते हैं कि 3 बार सेक्रेटरी बने, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। 3 बार डिस्ट्रिक्ट बार और 3 बार सुप्रीम कोर्ट के बने, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, निश्चित ऐसे तौर पर। क्योंकि अब वकील लोग भी सुनते हैं तो जज भी सुनते हैं, तो जो बात करेक्ट है वो होनी चाहिए कि जी 3 बार डिस्ट्रिक्ट बार और 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार का सीईओ बनना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। निश्चित तौर पर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के सहारे, चूंकि आपका रिकॉर्ड एक वकालत के पेशे के लिए गर्व की अनुभूति कराता है, तो निश्चित तौर पर अभी मौजूदा दौर में एप्स्टीन फाइल से जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, उस रिकॉर्ड से किसे गर्व हो रहा है और किसे उस रिकॉर्ड से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, अब ये साफ साफ दिखाई देने लगा है कि इस देश की जनता को, जनता के विश्वास को, उसके भरोसे को तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए अरोड़ा साहब आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।